लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 45। आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 7 है ये या 6 है, 6 चैप्टर 6 को कंक्लूड करने जा रहे हैं। कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे और आज के पास्ट पेपर के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने नोट किया होगा तकरीबन सारे क्वेश्चंस या मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आई कैप के पास्ट पेपर्स के हैं। ठीक है, तो ये और केस स्टडी बेस्ड है, ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड है। तो आज की जो हम असाइनमेंट की डिस्कशन है ये आपके लिए इंतहाई अहम होने जा रही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आज हम मजीद 2 कंसेप्ट स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो कंसेप्ट आज हमने स्टडी करने हैं वो क्या है? ऑफेंस और लायबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। कि हमने कल के लेक्चर में स्टडी किया प्रोस्पेक्टस के रूल्स के बारे में। प्रोस्पेक्टस में क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये कब किसको सबमिट करवाना चाहिए, किसने प्रूफ करना है, कब पब्लिश होगा, वगैरह वगैरह। अब चूंकि ये वो प्रोस्पेक्टस अहम डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे इन्वेस्टर्स अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अपनी सारी उम्र की कमाई, इसीलिए इसका सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी करेक्ट डिसीजन होगा, अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी तो उसकी बेस पे जो डिसीजन भी किया जाएगा वो रॉन्ग होगा। इसीलिए प्रोस्पेक्टस का सही होना, करेक्ट होना बहुत जरूरी है ताकि करेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टर्स की ये कोशिश होगी कि जनरल पब्लिक से ज्यादा पैसे इकट्ठे करें। तो अगर ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करने हैं तो फिर हमारी परफॉर्मेंस को भी ज्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है पिछले साल के प्रॉफिट जो प्रोस्पेक्टस में शो किए जाते हैं, पिछले सालों की परफॉर्मेंस, उसको बढ़ा चढ़ा के गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाए। इसीलिए अगर कभी डायरेक्टर्स प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट करते हैं जानबूझ के, तो उनको क्या सजा मिलेगी, ये आज के टॉपिक का हिस्सा है। ऑफेंस और लायबिलिटी, जुर्म कब समझा जाएगा कि डायरेक्टर्स ने प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट का जुर्म किया है, कब समझा जाएगा और इसकी सजा क्या होगी। आपको पता है डायरेक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। हमने किसी कंसर्ट में पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस के ऊपर साइन कौन करता है? एवरी डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर। ठीक, प्रपोज डायरेक्टर। फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये एक अहम कंसेप्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल आज का लेक्चर हमारा पास्ट पेपर की डिस्कशन भी अहम है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये पॉइंट भी अहम है। ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस और लायबिलिटी हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंस इसकी लो है। स्टार्ट करें जी। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? ये कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं जो चेक करती हैं कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो टाइम पे अपने लोन को और उनकी इंस्टॉलमेंट को रीपे कर रही हैं। जो कंपनी अपने लोन की रीपेमेंट टाइम पे कर रही हो उनकी क्रेडिट रेटिंग हायर होती है, ये उनको क्रेडिट रेटिंग असाइन करती है। जैसे AAA, BBB, CCC, आपने कभी सुना होगा A+, A-। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग आजकल क्या चल रही है? बहुत ही बुरी चल रही है। हाँ, वो शायद B नेगेटिव, A नेगेटिव नहीं होगी, B नेगेटिव होगी, बाहर चले जो भी है। तो उसी तरह कंपनीज की भी जिस तरह कंट्रीज की क्रेडिट रेटिंग होती है उसी तरह कंपनीज की भी क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि ये पर्सन, ये कंपनी या ये कंट्री अपनी क्रेडिट लायबिलिटीज को कैसे मीट करती हैं। जो रेगुलरली मीट करें उनकी क्रेडिट रेटिंग हाई, उनमें उनको लोन देना कंट्री पसंद किया जाता है, ऐसी कंपनीज को। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी, चूंकि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी इन्वॉल्व होती है इसमें। क्लियर जी। और कोई क्वेश्चन? बैलेटर कंपनी का नहीं, बैलेटर इंडिपेंडेंट होगा, कंपनी के बाहर का पर्सन होगा, प्रोफेशनल पर्सन का। इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, वरना तो वो अपने ही लोगों को शेयर अलॉट करते जाएंगे। बैलेटर या शेयर रजिस्ट्रार दुनिया का हर पर्सन जो काम करता है उसकी रिम्यूनरेशन ड्रॉ करता है। बल्कि बहुत से पर्सन ऐसे भी है जो काम नहीं भी करते, रिम्यूनरेशन ड्रॉ करते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि काम करे और रिम्यूनरेशन ड्रॉ ना करे। ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का हमने कंसेप्ट पढ़ा, इसमें जो मैनेजमेंट होती है क्या उसको रिम्यूनरेशन मिलती है? मेरा ख्याल है नहीं मिलती, क्योंकि डिविडेंड देना मना है। ऐसा ही है ना, उनको रिम्यूनरेशन नहीं ना मिलती, मिलती है रिम्यूनरेशन। मेंबर्स को डिविडेंड देना मना है, लेकिन कोई अगर काम कर रहा हो उसको सैलरी देना मना नहीं है। ठीक है, सैलरी तो पे करनी पड़ेगी जी। और कोई क्वेश्चन? जी। प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना है अप्रूवल के कितने अरसे बाद? कमेंसमेंट, अच्छा नहीं, एक मिनट है। प्रोस्पेक्टस गौर से सुनेगा, अप्रूवल हो गई उसके कितने अरसे में प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना है? 60 डेज। ठीक है, क्वेश्चन रिक्वायरमेंट गौर से। पब्लिश होने के कितने अरसे बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर? 7 दिन बाद
और 30 दिन से पहले पहले। इसका मतलब है जो रेंज बनी वो 23 दिन की बनी, ठीक है। इन 23 दिन पब्लिश होने के बाद 7 दिन के बाद अगले 23 दिन के अंदर हाँ जी पब्लिक सब्सक्रिप्शन कमेंस करनी है। अच्छा, पब्लिक सब्सक्रिप्शन लाजमी नहीं कि वो 23 दिन की हो, वो कभी भी इस अरसे के दौरान स्टार्ट करनी है। वो आप हो सकता है आज स्टार्ट करें और कल खत्म कर दें, उसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 7 दिन के बाद और 30 दिन से पहले पहले होनी चाहिए। इसको आप बिफोर 30 डेज भी कह सकते हैं, विद इन 30 डेज भी कह सकते हैं, ठीक है। आफ्टर, इसको कहते हैं हम पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुड कमेंस आफ्टर 7 डेज ऑफ पब्लिकेशन बट बिफोर 30 डेज या विद इन 30 डेज ऑफ पब्लिकेशन। क्लियर जी? क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन 23 वाले? और की क्वेश्चन जी? क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इश्यू करने हैं तो तभी प्रॉस्पेक्टस? उसमें तो प्रॉस्पेक्टस बनता ही नहीं, वो तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, अपने बनने। बिल्कुल, ये प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाएगी एक तरह से, ठीक है। हमने पढ़ा था राइट इशू एक्सेप्शंस में पढ़ा था, और कितनी एक्सेप्शंस पढ़ी थी हमने? हाँ 5-6 थी, ठीक है, ठीक, कोई नहीं 6 थी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए अब चलते हैं हम अपने पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं 25 फरवरी 2018 बदर लिमिटेड वी इन ए मूव टू लिस्ट इट्स शेयर्स ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम कमीशन फॉर द पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अंडरलाइन करें, किसको अंडरलाइन करना है? डेट को 25। और ये डेट कौन सी है? ये डेट कौन सी है? अप्रूवल, ठीक है, कमीशन ने अप्रूव किया है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015। ये सिक्योरिटीज एक्ट कहां से आ गया? हाँ ये वही है जो शेयर से रिलेटेड है, शेयर से रिलेटेड बताया था सिक्योरिटीज एक्ट। एडवाइस बीएल विद रिगार्ड टू द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस इन न्यूज़पेपर एंड इट्स प्लेसमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट। 2 चीजों के बारे में बताना है। किन 2 चीजों के बारे में बताना है? न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना है पहले सफे पे कि आखिरी सफे पे? आखिरी सफे पे। इसके बारे में लाने कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं की, कहीं पे भी पब्लिश हो सकता है, ठीक है। हाँ लेकिन रिक्वायरमेंट गाइडेंस क्या दिया लाने? पब्लिश कब करना है? विद इन 60 डेज वाला क्वेश्चन है कि 7 to 30 डेज वाला? ये बताइए कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ये 60 डेज वाला कंसेप्ट है? कितनों का ख्याल है 7 to 30 डेज वाला है? कितनों का ख्याल है दोनों वाला है? ये सिर्फ 60 डेज वाला कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछ रहा पब्लिक सब्सक्रिप्शन कब कमेंस करनी है ना, यहाँ ये नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? पब्लिश कब करना है। पब्लिश करने का टाइम पीरियड और है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन का टाइम पीरियड कुछ और है। लिख लें, लिख लें। क्या लिखेंगे? पब्लिश करने का टाइम पीरियड कुछ और है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन का टाइम पीरियड कुछ और है। शाबाश। पब्लिश का टाइम पीरियड है 60, इसके आगे लिख ले 60, और पब्लिक सब्सक्रिप्शन का 7 to 30 डेज। शाबाश। ये अक्सर ना बाज़ औक़ात मैं भी कंफ्यूज हो जाता होता हूँ इसमें टाइम पीरियड में, ठीक है। लेकिन अगर आप जहां पे मुझे थोड़ी सी भी लगे ना कंफ्यूज हूं, मैं श्योर नहीं हूं 100%, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। आप भी कंफ्यूज तो दोबारा पढ़ लिया था ना, फिर श्योर हो गए थे ना। ये चीज ये करना है हमेशा आपने, ठीक है। एडवाइस बीआर विद रिगार्ड टू पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस इन न्यूज़पेपर। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सिर्फ टाइम पीरियड बताना है कि न्यूज़पेपर के हवाले से हर बात बतानी है? क्योंकि देखिए उसने क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया टाइम पीरियड में, उसने कहा मेरे को हर बात बता दो। ओपन है ना कि उसने कहा कि मुझे सिर्फ न्यूज़पेपर में टाइम पीरियड बताओ। ओपन है तो टाइम पीरियड भी बताएंगे। कब? विद इन 60 डेज अप्रूवल। कौन सी? 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर इन फुल और एब्रिज फॉर्म। और आगे कहीं पे पता नहीं क्यों मैंने पढ़ा था हैविंग वाइड सर्कुलेशन या नेशन वाइड सर्कुलेशन, ये भी कहीं पता नहीं कहीं पढ़ा होगा पर। एंड प्लेसमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट, इट विल बी अपलोडेड इन फुल टेक्स्ट along with सब्सक्रिप्शन फॉर्म। एक चीज रह गई, कब से कब तक? कब से कब तक? फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर टिल क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। शाबाश शाबाश जी। न्यूज़पेपर के बारे में बताना है, लेकिन न्यूज़पेपर में छपवाना कब है वो भी तो रेलिवेंट है। जब मर्जी छपवा दे न्यूज़पेपर में,
इसलिए वो रेलिवेंट है, इसलिए न्यूज़पेपर छपवा दिया। पब्लिश का मतलब ही है न्यूज़पेपर में छपवाना। पब्लिश का मतलब ही क्या है? न्यूज़पेपर में छपवाना। वो कॉपी वो तो बाद की बात है ना, वो एडिशनल बात है। वेबसाइट पे आना ये भी एडिशनल है, और बाकी जगहों पे अवेलेबल करना, प्लेसेस अवेलेबल, वो प्लेसेस अवेलेबल बताएं 50, 6 में 6 से 5 नहीं, पहले उनकी बारी, पहले फिर आपकी बारी। रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर एक भी प्लेस गलत बताई ना इन्होंने तो इनाम नहीं मिलना। शाबाश। रजिस्टर्ड ऑफिस, कंसर्न बैलेटर, कंसर्न क्रेडिटिंग एजेंसी, बैंकर, स्टॉक एक्सचेंज। सही है, एक रह गया। चले 6 में से 5 कहा था हमने। शाबाश शाबाश, ये दीजिए। तो ये प्लेसेस क्या नहीं 10 बकाया नहीं, 5 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ऑन 4 फरवरी 2020 द कमीशन अप्रूव्ड द प्रॉस्पेक्टस ऑफ विक्ट्री लिमिटेड वीएल फॉर पब्लिक ऑफर ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। कमीशन ने अप्रूव कर दिया। किसको अंडरलाइन करना है? डेट को, 4 फरवरी को अंडरलाइन करना, ठीक है। और फिर अप्रूव्ड को भी अंडरलाइन कर ले ताकि पता चले ये अप्रूवल की डेट है। इसमें डेट्स भी बहुत आती है ना। डायरेक्टर्स इंटेंड टू पब्लिश द प्रॉस्पेक्टस ऑन 10 अप्रैल 2000। इसके बाद अप्रूवल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पब्लिश करना। कितने अरसे में? 60 डेज में। उन्होंने कहा 10 अप्रैल को करेंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट एडवाइज डायरेक्टर्स विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग टाइम फ्रेम विद इन विच प्रॉस्पेक्टस मे बी पब्लिश्ड। ये पब्लिश, अच्छा एक मिनट ठहरे, ये भाई मुझे बताएंगे ये 60 डेज वाली रिक्वायरमेंट है कि 7 to 30 डेज वाली? ए भाई, हाँ जी, 60 डेज वाली कि 7 to 30 डेज वाली से? तो 7 to 30 डेज वाली कौन सी है? कौन सी वाली है वो पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। शाबाश शाबाश, ये ले मेरा भाई, शाबाश। तो इसमें जो टाइम फ्रेम है वो क्या? अच्छा आप देखें, क्या हमें सिर्फ 60 डेज की बात कर देनी चाहिए या कि डेट दी हुई है तो डेट्स कैलकुलेट करनी चाहिए? याद रखिएगा असूल, अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है तो वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके सोल्यूशन में भी होनी चाहिए। अगर उसने क्वेश्चन में डेट्स का कहा है तो आपके सोल्यूशन में भी डेट्स होनी चाहिए। क्वेश्चन में डेट्स मेंशन है अगर, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 60 डेज लिख दूंगा, लेकिन वो मेरी लीगल प्रोविजन होगी एक तरह से। मैं डेट्स उसे बतानी है, कब से कब तक? 3 अप्रैल। कैसे? ये लीव ईयर था। ओके ठीक है, ठीक। हाँ 4, हाँ ये जो सेंचुरी चल रही है इसमें लीव ईयर 4 के पहाड़े के साथ 4 साल बाद 4 के 4 4 8 ठीक है 20। अगला लीव ईयर 24 में आएगा, ठीक है। तो ये फरवरी के हो गए 26 दिन और मार्च के हो गए 31 दिन। कितने हो गए? 26 27 57 और फिर इसके बाद 3 अप्रैल। शाबाश। तो 3 अप्रैल 2020 या उससे पहले पब्लिश कर सकते हैं। 10 अप्रैल को पब्लिश नहीं कर सकते अनलेस एक्सटेंशन ले ले। तो आपने उसे पहले रूल बताना है कि 60 डेज और एक्सटेंडेड पीरियड में होना चाहिए। इस केस में 60 डेज है 3 अप्रैल से या उससे पहले पब्लिश हो। बाद में करा ये 10 अप्रैल की डेट नॉट इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट है अनलेस अप्रूवल ले जाए एक्सटेंशन की। 2 रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अब देखिए ये पब्लिकेशन की स्पेसिफिक उसने बताया कि ओपन रखी है, ओपन रखी है, ठीक है। तो पब्लिकेशन कब होनी चाहिए? 1 इंग्लिश एंड 1 उर्दू न्यूज़पेपर इन फुल आर abridged फॉर्म एंड आल्सो बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट, ठीक है। अच्छा बाकी जो है ना अवेलेबिलिटी प्लेस वो नहीं रखनी क्योंकि वो पब्लिकेशन में नहीं आती है। पब्लिकेशन में टेक्निकली सिर्फ न्यूज़पेपर वाली बात आती है। वेबसाइट हम एडिशनल आइटम के तौर पे दे रहे हैं, लेकिन अदर प्लेसेस जहां पे प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल करना है वो जब तक पूछेगा नहीं हमने बताना नहीं जी। 60 डेज वाले 60 डेज में पब्लिश करना ना, वो लिखेंगे वो ही तो वो फर्स्ट वाले में लिखेंगे। वो तो सबसे अहम बात है जो फर्स्ट वाले पार्ट में लिखनी है हमने। 60 डेज उसी पे बेस कर रहा है। सेकंड वाले पार्ट में हमने उसे न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की बात करनी है। और अगर आपको लगे मार्क्स ज्यादा है तो फिर वेबसाइट अपलोडिंग की बात करनी है, लेकिन अदर प्लेसेस में अवेलेबिलिटी की बात नहीं करनी। क्लियर जी? 6 ड्यू लिमिटेड हैज पब्लिश्ड ए प्रॉस्पेक्टस ऑन। अब देखिए अब अप्रूवल की बात नहीं कर रहा, पब्लिश की बात कर रहा है।
On March 1st, 2009, subscription list is due to open on April 5, 2009. सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब, यानी सब्सक्रिप्शन कब कमेंस होगी? सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होने का मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन कब कमेंस होगी? वो कह रहे हैं 5 अप्रैल. एक्सप्लेन वेदर द कंपनी इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट रिगार्डिंग पब्लिकेशन प्रोस्पेक्टस. क्यों कंप्लायंस? हाँ, आप बताएंगे कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुड कमेंस आफ्टर 7 days ऑफ पब्लिकेशन बट बिफोर 30 days या विद इन 30 days. इस केस में ये आफ्टर 30 days पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है, ये कंपनी एक्ट के मुताबिक नहीं है. क्लियर? अच्छा, अगर ये डेट अप्रैल 5 की बजाय मार्च 5 होती फिर ठीक होता, फिर तो विद इन 30 days हो जाता. 7 दिन वाली रिक्वायरमेंट भी देखते हैं. शाबाश, ठीक. वी आइडेंटिफाई प्लेसेस वेयर डीएल इज रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्लेसेस बता देंगे सारी 5-6 प्लेस. जी, क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है, सर अगर प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना हो, टाइम निकल जाए, उसकी एक्सटेंशन ले सकते हैं. तो अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन करनी है, उसका टाइम निकल गया, क्या उसकी भी एक्सटेंशन ले सकते हैं? इसका जवाब है यस, उसकी भी एक्सटेंशन ले सकते हैं. अगर कमीशन एक्सटेंशन दे दे तो बिल्कुल कमीशन की एक्सटेंशन. भाई जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, नॉर्मली जितनी भी एक्सटेंशन होती है, कौन देता है? कमीशन. एजीएम की डेट में एक्सटेंशन चाहिए, कौन देगा? कमीशन. ए में कोई प्रॉब्लम? बी में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 7. ये थोड़ा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है. हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन. क्वेश्चन 7. The directors of Solar Limited want to arrange finances for their factory expansion project. अच्छा, रिक्वायरमेंट पढ़ ले. Suggest appropriate revision in above proposal to bring it in line with provisions of Securities Act. कह रहे हैं इसमें कोई अगर चेंजेस करने वाली है तो वो बता दें. Directors of Solar Limited want to arrange finance for their factory expansion project and have decided to issue 1 million ordinary share to general public. The directors want the public subscription to commence not later than 7 अक्टूबर 2018. इसको अंडरलाइन कर ले. ये कौन सी डेट है? जिस दिन डायरेक्टर पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करना चाहते हैं. तो बताइए, अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करना चाहते हैं वो 7 अक्टूबर को, तो इनको अप्रूवल के लिए कब जाना चाहिए कमीशन के पास? 21 दिन पहले. एट इज बिफोर 7 days हो बिफोर, नहीं 20. हाँ, ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन है, पब्लिकेशन नहीं है. पब्लिकेशन से 21 दिन पहले आना चाहिए. ठीक है, इसको नोट कर लें. ये डेट आपकी सब्सक्रिप्शन की डेट है. आगे चलते हैं. अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि डेट ठीक है कि गलत, जब तक हमें किसका पता ना चले, डेट ऑफ पब्लिकेशन का पता ना चले, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि लॉ के मुताबिक है कि नहीं 7 अक्टूबर. इसको अंडरलाइन कर लिया. ऑन 12 सितंबर 2018 ए कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस शैल बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज फॉर अप्रूवल. 12 सितंबर को प्रॉस्पेक्टस सबमिट. इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कमीशन के पास जाएगी, रजिस्ट्रार के पास नहीं जाएगी. ठीक है, फिलहाल गिवन इंफॉर्मेशन यहां तक कोई और प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही. 12 सितंबर की बात में क्या प्रॉब्लम है? पहले प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन से 21 दिन पहले सबमिट करवाना चाहिए ना. क्या उसने आपको डेट ऑफ पब्लिकेशन दी है? तो अभी सब्सक्रिप्शन की डेट है, पब्लिकेशन की डेट नहीं है. देखिए, एक मिनट है. ये डेट सेंटर वाली डेट है, समझ लीजिए अप्रूवल की. ये पहले डेट आएगी सबमिट, कमीशन को सबमिट करवाना जब अप्रूवल के लिए. ये टाइम पीरियड है 21 दिन. फिर दूसरा टाइम पीरियड है पब्लिश कब करना है, ये है 7 से 21 दिन. ये दोनों टाइम पीरियड डिपेंड करते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन के ऊपर. जब तक डेट ऑफ पब्लिकेशन नहीं पता होगी, आप ये नहीं बता सकते कि विद इन रेंज है कि आउटसाइड द रेंज है. ऐसे ही है, आपने डेट ऑफ पब्लिकेशन को निकाल के इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ने जो टाइम पीरियड बताया है ना कि अप्रूवल के लिए कमीशन के पास कब जाना है, वो भी पब्लिकेशन की डेट के साथ लिंक करके बताया. और जो टाइम पीरियड बताया है कि पब्लिश कब करना है, अप्रूवल, वो जो लॉ ने टाइम पीरियड बताया है कमीशन के पास जाने के लिए, वो भी आपका एट पब्लिकेशन की डेट. और जो टाइम पीरियड बताया है उसने पब्लिक सब्सक्रिप्शन का, वो भी पब्लिकेशन की डेट से बताया. तो हमें दोनों कंसेप्ट की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करने के लिए, डेट्स को कंफर्म करने के लिए कौन सी वाली इंफॉर्मेशन चाहिए?
डेट ऑफ पब्लिकेशन, क्योंकि हमारे प्रोस्पेक्टस के कंसेप्ट डेज वाले जो हैं वो चाहे 60 डेज वाला हो चाहे 7 to 30 वाला हो, किससे लिंक्ड है? पब्लिकेशन की डेट से। नोट कर लें इसको, अभी आगे देखें, अगर इंफॉर्मेशन दी हुई इसको यूज करेंगे, वरना इसको हम उस तरीके से देख लेंगे जो आप डायरेक्ट कंपेयर करना चाहते हैं कि अगर इसका और इसका 60 दिन है और उसका होगा 7, तो 60 जमा 7 कर ले 67, वो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन दी है उसके मुताबिक डिसीजन होगा। एग्रीड? आगे चलते हैं। 7 अक्टूबर कौन सी डेट थी? पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। 12 सितंबर कौन सी डेट है? प्रोस्पेक्टस अप्रूवल के लिए उसने भेजना है। ठीक है, इसमें एक गलती हमने आइडेंटिफाई कर ली अभी तक, रजिस्ट्रार की बजाय कमीशन की बात। कह रहा है फॉर ईज ऑफ एक्सेस द कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी अवेलेबल फॉर मेंबर्स इंस्पेक्शन एट एसएल्स मेन शोरूम। क्या शोरूम में अवेलेबल होंगे? कहां अवेलेबल होंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस। शाबाश। द प्रोस्पेक्टस शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन फ्रॉम 28 सितंबर 2018 टिल 4 अक्टूबर 2018 एट ए फी ऑफ रुपीज, ये दूसरी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। अच्छा, ये अवेलेबल कब से होनी चाहिए? लॉ क्या, प्रोविजन क्या कहती है? ये भी डेट ऑफ पब्लिकेशन से अवेलेबल होगी। ये तीसरा कंसेप्ट आ गया जो डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी एक कंसेप्ट है हमारा कमीशन के पास कब जाना है अप्रूवल के लिए, वो भी प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन से रिलेट करता है। एक कंसेप्ट है पब्लिक सब्सक्रिप्शन कब स्टार्ट करनी है, वो भी प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन से डिपेंड करता है। और एक है प्रोस्पेक्टस अवेलेबल कब से करना है, वो भी पब्लिकेशन। इसका मतलब पब्लिकेशन डेट हर कंसेप्ट में अहम है, और वही अभी तक उसने नहीं बताई। लेकिन उसके बगैर भी हमने 3 गलतियां तो निकाल ली। एक गलती हमने निकाली रजिस्ट्रार वाली, कमीशन के पास जाएगा, एक शोरूम वाली रजिस्टर्ड ऑफिस, और एक फीस वाली फ्री ऑफ कॉस्ट। शाबाश, ले जी, आ गया जी वो जिसका इंतजार था। क्या? प्रोस्पेक्टस वुड बी पब्लिश इन ए पॉपुलर फोर्टनाइटली उर्दू मैगजीन ऑन 30 सितंबर 2018। क्या गलती हुई? डेली उर्दू मैगजीन के साथ इंग्लिश मैगजीन में भी होनी चाहिए। हाँ, फोर्टनाइटली बजाय और उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में। 5 गलतियां हो गई। मैगजीन की बजाय न्यूज़पेपर, 5-6 गलतियां हो गई। अब डेट आ गई। शाबाश, ये वो डेट थी जिसका हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन आप एक और चीज देखें, वो साथ ही कह रहा है पब्लिक सब्सक्रिप्शन वुड कमेंस ऑन 5 अक्टूबर। ये ऊपर लिख रहा है पब्लिक सब्सक्रिप्शन 7 अक्टूबर, नीचे लिख रहा है 5 अक्टूबर। इसमें क्या था? 7 अक्टूबर से पहले पहले, और इसमें कंफर्म डेट दे दी 5। तो अब हमने एनालिसिस करने के लिए कौन सी डेट यूज करें? 5 अक्टूबर। तो अब हमारे पास डेट ऑफ पब्लिकेशन आ गई, कौन सी थी? 30 सितंबर। अब 30 सितंबर को सामने रखते हुए हमने डिसीजन करने हैं। पब्लिक अगर, अच्छा पहले तो ये, अगर पब्लिशिंग डेट 30 सितंबर है तो प्रोस्पेक्टस इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होना चाहिए 30 सितंबर से ऑनवर्ड। ये 28 है, इसको 28 की बजाय 30 करना चाहिए। एग्रीड? ये तो हो गई पब्लिकेशन वाली। फिर इसके बाद दूसरी चीज हमने देखनी है कि सबमिट कब करवाना चाहिए। अगर आपको 30 सितंबर को पब्लिश करवाना है तो 9 सितंबर या उससे पहले, 8, 21 दिन पहले 30 को पब्लिश करना है। इसका मतलब है 30, 29, 28 इसको पब्लिश करना है ना, जिस उस दिन को काउंट करते हैं जिस दिन को इवेंट होता हो। तो 21 जब काउंट करेंगे, ये आपका क्या बनेगा? 9 सितंबर। 10 तारीख जब गुजर, 21 दिन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 से 21 11, फिर 20 से 10 वो 10 हो गए, 30 से 21 10 दिन हुए, 20 से 11 20 दिन हुए, और 9 21 दिन। अच्छा ठीक, 21 दिन, ठीक है। तो इसका मतलब 9 सितंबर या उससे पहले पहले सबमिट करवाना चाहिए। एग्रीड? कब करवा रहा है? 12 सितंबर को। दूसरी गलती, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी? अब कमेंसमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कब होनी चाहिए? 30 सितंबर को पब्लिश कराया, 7 के बाद और 7 अक्टूबर के बाद, और 30 अक्टूबर से पहले पहले, विद इन 30 डे। 7 के बाद, हाँ, और 30 से पहले ही होगा ना। यहां पे कब कर रहा है वो?
पब्लिक सब्सक्रिप्शन 5 अक्टूबर, जो कि गलत है, फिर गलत है, क्योंकि ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन कब से होनी चाहिए? 7 दिन बाद, वो 7 दिन से पहले करवा रहा है। तो इसमें डेज का फिर था, इसलिए फिर से जरा क्विक, बाकी के मैं एरर्स छोड़ रहा हूं, सिर्फ डेज वाले के ऊपर फोकस कर रहा हूं। हमारे 3 कंसेप्ट है जो डेज से रिलेट करते हैं प्रोस्पेक्टस में, और इत्तेफाक की बात तीनों डेट ऑफ पब्लिकेशन से रिलेट कर रहे हैं। पहला कंसेप्ट कौन सा है कि अप्रूवल के लिए कब भेजना है, वो प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन से कम से कम 21 दिन पहले भेजना है। क्लियर? इस केस में उसने उसकी वायलेशन की, ठीक है। ये कब भेज रहा है? हाँ, विद इन 21 डेज, ठीक है, यानी 18 दिन रह गए थे, इसने तब भेजा। दूसरा वो कह रहा है जो प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होगा डेट ऑफ पब्लिकेशन से अवेलेबल होगा सिलेक्टेड प्लेसेस पे, ये कब से अवेलेबल करवा रहा है? डेट ऑफ पब्लिकेशन से भी 2 दिन पहले, ये भी गलत है। तीसरी जो रिक्वायरमेंट थी पब्लिक सब्सक्रिप्शन पब्लिकेशन के बाद 7 दिन बाद और 30 दिन पहले स्टार्ट होनी चाहिए, जबकि ये 5 दिन के बाद ही पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करवा रहा है, जो कि गलत है। क्लियर हुई है चीज? इसमें सिर्फ एक चीज की वजह से ये केस स्टडी हमारी मुश्किल हो गई। अगर सिर्फ ये वाली डेट वो पहले दे देता ना, हमारे के लिए केस स्टडी बहुत आसान हो जाती, ठीक है। लेकिन जाहिर है वो इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड देता है। डेज के काउंट करने में डेट ऑफ पब्लिकेशन काउंट करते हैं। जनरल रूल सुन लीजिए, जब डेज काउंट करने हैं तो जिस दिन कोई ऑर्डर हुआ हो पास, उस दिन को भी काउंट किया जाता है। जी, अप्रूवल हाँ विल बी वैलिड फॉर 60 डेज। हाँ जी, डेट ऑफ पब्लिक अप्रूवल का डेट ऑफ पब्लिकेशन से क्या लिंक है कि अप्रूवल के 60 दिन के अंदर अंदर पब्लिश होना चाहिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन आनी चाहिए, सिर्फ ये लिंक है। और की प्रॉब्लम? चलिए अब चलते हैं हम अपने कंसेप्ट की तरफ। क्या भाई पूछ ले? जिस चैप्टर पे जाएं, जिस पेज पे जाएं, डेट्स पे डेट्स आ रही हैं, रेजोल्यूशन भी आती है, कंपनीज भी आती हैं, परसेंटेजेस भी आते हैं, कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ में तो ऐसी होगी, तो पहले बताया था मैंने आपको। याद कैसे रखे? इसके लिए आप लास्ट पेज ओपन करेंगे, जब भी फ्री टाइम मिले आपको, आपने क्या करना है? लास्ट पेज को इसको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रीडिंग करना शुरू कर दें, ठीक है, आहिस्ता आप, ताकि ये डेज सारे अलहदा इसीलिए किए हैं ताकि आपको पता चल जाए किस कंसेप्ट में कितने डेज आते हैं। ये पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको पढ़ते हैं हफ्ते में 1-2 दफा? हफ्ते में 1-2 दफा कोई भी नहीं, हालांकि मैंने पहले बताया हुआ था। ये तो भाई नहीं पढ़े तो याद कैसे हो? याद है, लेट ज्वाइन किया है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं हम। जाने नहीं जानना है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ, पिछली दफा भी उलटकन आगे पीछे हो गया आज फिर। अच्छा ये वो कर दूंगा, चलिए ठीक, शाबाश। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब क्या है? कब ये समझा जाएगा कि प्रोस्पेक्टस के हवाले से डायरेक्टर ने कोई जुर्म किया है? प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना जुर्म है कि नहीं? बिल्कुल जुर्म है, ठीक है। तो कब इसको जुर्म समझा जाएगा वो आपको बता रहा है, ठीक है। इसमें 2 तरह की लाइबिलिटीज हैं, एक है क्रिमिनल लाइबिलिटी और एक है सिविल लाइबिलिटी। दोनों में फर्क होता है, आपने शायद ये कैफ 4 में पढ़ा होगा, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फर्क, ठीक है, दोनों फर्क। सिविल लॉ का मतलब है कि जब किसी पार्टी को कोई नुकसान हो तो उस नुकसान को आपने कंपनसेट करना है, डैमेजेस पे करने हैं, ये आप डैमेजेस के नाम से जान। सिविल लॉ क्या बताता है कि किस पर्सन को आपने कितनी अमाउंट पे करनी है। क्रिमिनल लॉ होता है जब कोई क्राइम किया जाता है तो उसकी सजा मिलती है, ये सजा जेल की शक्ल में भी हो सकती है और पेनल्टी की शक्ल में भी हो सकती है। पेनल्टी में और कंपनसेशन में फर्क है, पेनल्टी की अमाउंट जाती है गवर्नमेंट को और जो कंपनसेशन की अमाउंट है ये उस पार्टी को जाती है जिसको आपकी वजह से नुकसान हुआ। तो लाइबिलिटी में लॉ ये कहता है कि ये प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म कि इसकी सिविल लाइबिलिटी भी है, इसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है। ये सिविल लॉ के मुताबिक भी जुर्म है, क्रिमिनल लॉ के मुताबिक भी जुर्म है। अब सिविल लाइबिलिटी क्या होगी कि अगर मिसस्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में, अच्छा आगे वो ना मिसस्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी करता है, कहता है मिसस्टेटमेंट का मतलब है एरर, यानी गलत इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना। मुझे बोलो प्यारे भाई, मुझे बोलने दे पहले।
मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तीन चीजें। एरर, एरर का मतलब क्या है? कोई इंफॉर्मेशन आपने लिखी है वो गलत है। जैसे एसेट्स की रील वैल्यूएशन की अमाउंट थी 100 मिलियन, आपने 200 मिलियन लिख दिया, एरर। ओमिशन क्या है? कोई इंफॉर्मेशन जो इंक्लूड करनी थी नहीं की, ओमिशन। जैसे कंपनी के खिलाफ लीगल केस था, प्रॉस्पेक्टस में लिखाई दे। और एक है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, लिखी भी, लेकिन इस तरीके से लिखी कि उसको देख के समझ कुछ और आ रही है। ठीक है, उसको यह मिसलीड। तो एरर, ओमिशन, मिसलीडिंग, ये तीनों ही मिस स्टेटमेंट समझी जाती हैं। ठीक है, ये देखिए उसने कहा है कब ये मिस स्टेटमेंट समझी जाएगी? जब इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, मिसलीडिंग होगी या ओमिशन होगा, तब ये क्रिमिनल लायबिलिटी समझी जाएगी और उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। पेनल्टी क्या पे करना पड़ेगी वो नहीं बताया उन्होंने, नहीं लेवल। सिविल लायबिलिटी क्या होगी? सिविल लायबिलिटी किसे कहते हैं? जो गवर्नमेंट को नहीं बल्कि उस पार्टी को पे की जाती है जिसका नुकसान हुआ। तो मुझे आप बताइए, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? अगर एक डायरेक्टर ने गलत इंफॉर्मेशन इंक्लूड की, 10 डायरेक्टर हैं, 8 डायरेक्टर प्रिपेयर कर रहे थे प्रॉस्पेक्टस को, 2 प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। 8 डायरेक्टर्स ने मिलके गलत इंफॉर्मेशन इंक्लूड की प्रॉस्पेक्टस में, जिसकी बेस पे इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की। बाद में कंपनी के प्रोजेक्ट बड़े रिस्की थे जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था प्रॉस्पेक्टस में, लेकिन प्रोजेक्ट थे, वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे शो किया जैसे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का वर्ड बार बार यूज कर रहे थे, आगे बिटकॉइन का वर्ड यूज नहीं कर रहे थे। तो अब बाद में जब मार्केट डाउन गई, बिटकॉइन की नुकसान हुआ, पैसे सारे उड़ गए इन्वेस्टर्स के, इन्वेस्टर को नुकसान हो गया, उन्होंने केस कर दिया। पहली चीज मुझे बताइए, क्या क्रिमिनल लॉ के मुताबिक ये एक मिस स्टेटमेंट है? अब डायरेक्टर कह रहे हैं सर देखिए हमने इन्वेस्टमेंट ही कहा था, ये तो हमने कहीं पे भी नहीं कहा था कि हमने किस जगह में इन्वेस्ट, तो हम जिस जगह मर्जी इन्वेस्टमेंट। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। वो कहेंगे आपने नहीं कहा था, तो आपको क्लियरली बताना चाहिए था। और वैसे भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट इलीगल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इसकी इजाजत नहीं है, मिस स्टेटमेंट है। अच्छा अब बताइए 2 चीजें 3 चीजें, कौन पे करेगा अमाउंट? मिस स्टेटमेंट साबित होगी ना, जुर्म साबित हो गया। अब उसकी सजा का ऐलान करना है आपने। इसमें आपने मुझे 3 चीजें बतानी है, कौन पे करेगा, किसको पे करेगा, कितनी अमाउंट पे करेगा? डायरेक्टर पे करेंगे, शेयर होल्डर्स को जिनका नुकसान हुआ, और जितना उनका नुकसान हुआ उतनी अमाउंट कंपनसेट करेंगे। लेकिन याद रखें ये उन शेयर होल्डर्स को कंपनसेट करेंगे जिन्होंने इस गलत इंफॉर्मेशन पे रिलाय करते हुए शेयर्स खरीदे हैं। आपने वो कैफ4 का एक पढ़ा होगा फ्रॉड में एग्जांपल, कि अगर कभी कुछ पार्टीज ऐसी हैं उन्होंने मिस स्टेटमेंट की, गलत स्टेटमेंट दी, लेकिन पार्टी ने उस पर नहीं किसी और बात पर रिलाय करते हुए एक्शन लिया, तो वो फ्रॉड नहीं समझा जाता। ये बड़ा एक्सेप्शन, मिस। सेम कंसेप्ट इधर अप्लाई होगा। इसलिए लॉ कहता है कि सिविल लायबिलिटी कब अराइज होगी? व्हेन देयर इज मिस स्टेटमेंट इन। ये बात समझ आती है कि जब मिस स्टेटमेंट होगी, और मिस स्टेटमेंट किसको कहते हैं वो उसने एक्सप्लेन भी कर दिया है। किसको लायबल है, किस पर्सन को पैसे अदा करने हैं, कंपनी ने कब पैसे अदा करने हैं? व्हेन देयर इज मिस स्टेटमेंट। किसको अदा करने हैं? उस पर्सन को जिसने प्रॉस्पेक्टस पे रिलाई किया, इस पे रिलाई करते हुए सिक्योरिटीज खरीदी और उसको नुकसान हुआ। तो मुझे बताइए कि क्या अब ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो कंपनसेशन होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा, और अगर किसी ने सिक्योरिटीज खरीदी लेकिन प्रॉस्पेक्टस की बेस पे नहीं, किसी और बेस पे, फिर नहीं होगी। ये मेरा एक दोस्त था, उसका एक और दोस्त था, और वो उस दोस्त पे अंधा एतमाद करता था। क्या करता था? अंधा एतमाद कर। उस दोस्त ने उसे कहा कि एक जगह पे प्रॉपर्टी है 6 लाख में मिल रही है, बड़ी सस्ती मिल रही है, ये खरीद लो। उसने खरीद ली। खरीदने के बाद 2-3 महीने बाद उसे पता चला इसकी असल वैल्यू 6 लाख नहीं 4 लाख है। असल वैल्यू कितनी है? 4 लाख है। ठीक है, नुकसान हुआ, गलत स्टेटमेंट दी गई, उस गलत स्टेटमेंट पे रिलाय करते हुए उसने बाय किया। अच्छा, लेकिन जब उसको पता चला ना, तो वो कहता मैं थोड़ा 2 महीने ठहर जाता हूँ, क्योंकि नॉर्मली प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं, और कुछ ऐसे के बाद रेट वाकई बढ़ के 6 लाख हो गया। उसने फौरी तौर पे बेच दिया। मैंने कहा रख देते तभी रेट। कहता नहीं, इसके साथ ना मेरी बैड जो मेमोरीज एसोसिएटेड है, मैं इस प्रॉपर्टी को रखना ही नहीं चाहता, चाहे डबल क्यों ना हो जाए, मेरा नुकसान पूरा हो गया। मैं वो दोस्त को जाहिर लाइक किया, वो थोड़ा दुखी था। बहरहाल, क्या ऐसी सिचुएशन में अगर प्रॉपर्टी खरीद, मिस स्टेटमेंट थी, उस मिस स्टेटमेंट की बेस पे सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी एक्वायर की, लेकिन नुकसान की बजाय फायदा हो गया,
क्या लीगली एक्शन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। अगर प्रॉस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट हो, उस मिसस्टेटमेंट की बेस रिलाई करते हुए सिक्योरिटीज, लेकिन कंपनी का शेयर की प्राइस बढ़ जाए, तो क्या फिर मिसस्टेटमेंट का केस? नहीं, फिर नहीं। तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, अगर नुकसान भी हुआ, अब क्या करना है फिर? अब नुकसान भरना है। किसने भरना है? किसने भरना है? एवरी ऑफरर और इश्यूअर। ऑफरर या इश्यूअर कहते हैं कंपनी को, कंपनी को, और एवरी डायरेक्टर, डायरेक्टर को, हर डायरेक्टर, और एनी अदर पर्सन हु साइंड इट। क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अल्टीमेटली सारे डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस में अगर मिस स्टेटमेंट हो तो कौन लायबल होगा? डायरेक्टर। डायरेक्टर्स भी लायबल है, कंपनी भी लायबल है। जी कुछ समझ आई बात की? तो फिर से मुझे बताइए, प्रॉस्पेक्टस में ऑफेंस कब होगा, कब समझा जाएगा प्रॉस्पेक्टस? जो व्हेन देयर इज मिस स्टेटमेंट। अच्छा, मिस स्टेटमेंट का लॉ कैसे एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है? 3 दफा एरर, ओमिशन, मिस। अच्छा, मिस स्टेटमेंट के केस में क्रिमिनल लायबिलिटी होगी या सिविल लायबिलिटी भी? दोनों होगी। क्रिमिनल लायबिलिटी तो उन्होंने बता दिया कि जब एरर हो, ओमिशन हो, मिसलीडिंग हो। आगे उसकी अमाउंट वगैरह के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो केस चलेगा जज की मर्जी। सिविल लायबिलिटी कब अराइज होगी? When there is misstatement in prospectus, और किसी पर्सन ने उस मिसस्टेटमेंट पर रिलाई करते हुए सिक्योरिटीज खरीदी और उसको नुकसान हुआ, तो अब इसको कंपनसेट कौन करेगा? एवरी डायरेक्टर, एवरी पर्सन हु साइन। क्या डायरेक्टर के अलावा भी कोई साइन करता है? वो प्रपोज डायरेक्टर या एक्सपर्ट? एक्सपर्ट नहीं, कंसेंट देते हैं, रिपोर्ट के ऊपर साइन होता है, वो रिपोर्ट का हिस्सा समझी जाती है, प्रॉस्पेक्टस का हिस्सा समझी जाती है रिपोर्ट उसकी। वो गरीब का क्या मतलब, उसने गलत रिपोर्ट दे दी, प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 मिलियन थी, उसने 200 मिलियन लिख दी, तो उसका कसूर नहीं है क्या? तो उसी के लिए अब डायरेक्टर कहेंगे सर हमने तो गलती सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ में की थी, तो हो सकता है उसी पैराग्राफ को सामने रखते हुए डिसीजन किया गया हो। तो और कंपनसेट कौन करेगा फिर से बताइए? एवरी ऑफरर और इश्यूअर। ऑफरर और इश्यूअर किसको कहते हैं? कंपनी को। फिर एवरी डायरेक्टर एंड एवरी पर्सन हु साइंड इट। क्लियर जी? और लायबिलिटी क्या होगी? जितना भी उसका नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करना है। क्लियर जी? चलिए, ये था हमारा टाइम हो गया, नहीं पढ़ना नहीं? अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो असाइनमेंट मिल गई आपको? अच्छा, असाइनमेंट में फिर चेंज कर लीजिएगा, मैं आपको चेंज करके ना असाइनमेंट आप व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है ना आपको असाइनमेंट? हाँ, तो जितना लेक्चर हुआ है उस लिहाज से असाइनमेंट चेंज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वॉल्यूम 2 की असाइनमेंट ये मैं देख के आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।